हमारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम बता दें कि आज जो एसएसटी का पेपर हुआ है वो बहुत ही एवरेज और बहुत अच्छा पेपर हुआ है। मेरे ख्याल से आप सब कुछ कर सकते थे इसमें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं मेथडोलॉजी और पेडागोजी के जो 20 प्रश्न हैं शायद उनका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। सारा का सारा एकदम ऑथेंटिक रहेगा क्योंकि बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। आप लोगों ने जिनका इनसे वास्ता नहीं पड़ा उनके लिए मुश्किल हो सकता है। मेरी आपको एक सजेशन है कि आपके घर में या आप जो भी मेरे को सुन रहे हैं जिनका आज पेपर नहीं हुआ है उन सब के लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं जो आपकी, जैसे ब्लूप्रिंट है, कॉमन है, प्रोजेक्ट मेथड है, कॉमन है, रेसिटेशन मेथड है, वो कॉमन है। इसके अलावा ब्लूम की पेडागोजी पे प्रश्न आए हैं, वो कॉमन है। तो आपके भी करंटेड वो चीज़ें, वो सवाल, वो प्रश्न आएंगे। डिटेल में पढ़ने के लिए मेरे पुराने वीडियोज़ हैं, उनको आपको देख सकते हो, देखना चाहिए था। नहीं देखा तो कोई नहीं, कम से कम ये सॉल्यूशन तो आप ज़रूर देख लें। और आपके घर में कोई आपके भाई बहन या कोई रिलेटिव या हबी या वाइफ या कोई भी हैं, उनको जो आने वाले अभी सेकंड ग्रेड में शामिल हो रहे हैं, उनको आप ज़रूर बताना कि हमारे सर की ये वीडियोज़ आप ज़रूर देखो। और स्पेशली ये वाला वीडियो पेडागोजी में, मैथ्स में भी काम आएगा, साइंस में भी काम आएगा, सब जगह काम आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला प्रश्न था, एक चार्ट के बारे में पूछा गया है कि ऐसा चार्ट जो किसी डायनेस्टी, वंशक्रम की बात करता है, कोई एम्पायर है, राजवंश है, उसका किस तरह से विकास हुआ उसकी बात करता है। तो इसके लिए सही जवाब होगा जीनियोलॉजी चार्ट्स। ऑप्शन नंबर एक, जीनियोलॉजी चार्ट्स या वंशक्रम चार्ट आप हिंदी में देख के आराम से कर सकते थे। वंशक्रम चार्ट में क्या होता है? वंशक्रम चार्ट में पीढ़ी दर पीढ़ी उसका कैसे विकास हुआ, कैसे ग्रोथ हुई, उस एम्पायर की बात करते हैं, उस राजवंश की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन, पहला प्रश्न। दूसरा देखिए, बहुत इजी था। इसमें सामाजिक विज्ञान अध्यापक के कुछ गुण दिखाए गए हैं। अब इसमें केवल सामाजिक विज्ञान से मतलब नहीं है, कल साइंस का पेपर होगा, परसों मैथ्स का होगा, तो उनमें भी ये गुण होने चाहिए। ठीक है, तो कौन से गुण होने चाहिए? पहला है सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधा के विशेषज्ञ, यानी मेथडोलॉजी के एक्सपर्ट होने चाहिए। तो निश्चित रूप से एक टीचर को होना चाहिए, तभी तो आपको पढ़ाया जा रहा है, तभी तो आपके सिलेबस में है, तभी तो अध्यापक बनने से पहले मेथडोलॉजी को आप क्लियर करेंगे तभी अध्यापक बनेंगे। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। एकादमिक योग्यता से परिपूर्ण, आप चीज़ों के अर्थ समझना शुरू कर दें कॉन्सेप्चुअली, हमारे साथ जुड़े रहें। हम आने वाली भर्ती की परीक्षा में आपको सब कुछ देंगे। अकादमिक योग्यता से मतलब क्या होता है? आपने पता नहीं हजार बार पढ़ा होगा अकादमिक, लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा। ये तो हालांकि सिंपल सी बात है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है ना एजुकेशनल, उसको बोलते हैं एकेडमिक। तो एकेडमिक भी होना चाहिए। मेथडोलॉजी आप कहाँ सीखते हैं पता है? बीएड में सीखते हैं, या हम जैसे कुछ टीचर्स आपको सिखाते हैं। और इंसानियत भी होनी चाहिए आप में। तो तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें सारे विकल्प हों, यानी ए बी एंड सी। तीसरा ऑप्शन राइट होगा, ए बी एंड सी। मेरे ख्याल से आप सबने किया होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य सामग्री का प्रकार है? विजुअल एड्स की बात की जा रही है, केवल दृश्य का। फिल्म स्ट्रिप, टेप रिकॉर्डिंग, चलचित्र, टेलीविजन। तो हम सब जानते हैं टेप रिकॉर्डिंग तो केवल ऑडियो है। चलचित्र सिनेमा में ऑडियो वीडियो दोनों हैं, टेलीविजन में भी ऑडियो विजुअल दोनों हैं। फिल्म स्ट्रिप इसका सही जवाब होगा, जिसमें साउंड नहीं होता, केवल दिखता है। तो विजुअल है क्या? फिल्म स्ट्रिप, याद रखना। वैसे नॉन प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड में आपको एडगर डेल का कौन ऑफ एक्सपीरियंस बता चुका हूँ मेरे पुराने वीडियोज़ में। और ऐसी कोई परीक्षा मैंने देखी नहीं है जिसमें मेथडोलॉजी हो और एडगर डेल पे सवाल नहीं आया हो। इसमें भी आया है। नेक्स्ट, आया ना, ये दिख रहा है। ओके, एडगर डेल के अनुभव शंकु का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो आपको याद है ना, उन्होंने 11 स्टेप्स बताए थे। सबसे ऊपर एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त शब्द बताए थे। फिर 2 नंबर पे अप्रक्षेपित सामग्री बताई थी, आपके चार्ट, चित्र, मॉडल, शामपट वगैरह। 3 नंबर पे प्रोजेक्टेड सामग्री बताई थी, जिसमें आपके जितने भी प्रोजेक्टर हैं वो शामिल हैं, इसमें आपके फिल्म स्ट्रिप वगैरह शामिल हैं। और 4 नंबर पे प्रत्यक्ष अनुभव बताए थे, और ये सबसे प्रभावी था। नीचे इस पिरामिड, इस शंकु में नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रभावशीलता कम होगी, और ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रभावशीलता बढ़ती जाएगी। ऐसा एडगर डेल का 1969 में कौन ऑफ एक्सपीरियंस था, अनुभव शंकु था, जिसमें उन्होंने ऑडियो विजुअल एड्स का डिस्क्रिप्शन दिया था, 11 स्टेप्स बताए थे। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रभावी है, तो सबसे नीचे क्या था? वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव था। तो वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव इसका राइट आंसर है। हालांकि वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव
को भी और श्रेणियों में बांटा था उन्होंने, जिसमें आपका फील्ड ट्रिप भी था, जिसमें करके सीखना भी था, प्रयोग द्वारा सीखना भी था, ये सब कुछ था, जिसमें आपका अभिनय भी था। तो वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव सबसे प्रभावी होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना हेतु हर्बर्टियन उपागम का सोपान नहीं है? देखो हर्बर्ट आया है इसमें, तो हो सकता है मॉरिसन उसमें आ जाए, तो उसको आपको देख के जाना है। ठीक है ना, तो हर्बर्ट अप्रोच पता है 5 स्टेप है। कितने स्टेप है? 5 स्टेप है। ध्यान रखना, पहला स्टेप है प्रिपरेशन। पहला क्या है? प्रिपरेशन, तैयारी। दूसरा स्टेप है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। तीसरा स्टेप है एसोसिएशन, तुलना। चौथा स्टेप है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। और पांचवा स्टेप है एप्लीकेशन या प्रयोग। तो पहला प्रेजेंटेशन, पहला क्या था? प्रिपरेशन, इसमें है नहीं। प्रेजेंटेशन 2 नंबर है, नंबर नहीं पूछा इसमें, केवल इतना ही पूछा है। ठीक है, पहला था प्रिपरेशन जो इसमें है नहीं। दूसरा प्रेजेंटेशन 2 नंबर वाला। तीसरा एसोसिएशन, एसोसिएशन भी इसमें है ना, कंपैरिजन, ये 3 नंबर वाला स्टेप है। चौथा जनरलाइजेशन इसमें है। और पांचवा एप्लीकेशन, इसमें एक्सप्लोरेशन दे रखा है जो कहीं भी नहीं है। तो लिहाजा खोज करना इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि खोज करना हर्बर्ट उपागम में नहीं है। वापस सुन लें, पांच पांच स्टेप क्या क्या हो गए? पहला है प्रिपरेशन या तैयारी, दूसरा है प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण, तीसरा है एसोसिएशन या तुलना, चौथा है जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण, पांचवा है एप्लीकेशन या प्रयोग। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। ये 136 और 137 दोनों सवाल देखिए आप। ये शायद 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 आपको हमने इतनी बार बताया है हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में, और मुझे तो फक्र है ये कहते हुए कि पूरे राजस्थान में किसी ने भी अपने अधिगम के सिद्धांतों में अगर आपको ये बात बताई हो तो आप मुझे बताना। हमने बताई थी, एक बार नहीं, कई कई बार। क्या क्या बताया था सुने। पहले तो 137वां देखिए आप, 137। इकाई योजना, यूनिट प्लान किस मनोविज्ञान पर आधारित है? जवाब है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। याद है, हम जब भी आपको गेस्टाल्ट यूजेस बताते थे तो हम पहला उपयोग ये बताते थे कि पाठ योजना और इकाई योजना दोनों गेस्टाल्टवाद की देन है। और हमने साथ में आपको ये भी बताया था कि दरअसल इकाई योजना में सिलेबस ओरिएंटेड इंटीग्रिटी होती है और पाठ योजना में नॉलेज ओरिएंटेड इंटीग्रिटी होती है। इकाई योजना में विषय वस्तु की और कॉन्सेप्ट की समग्रता होती है। ये बात मैंने लिखवाई हुई है, मेरे हर बच्चे के नोट्स में है। तो न केवल इकाई योजना किस मनोविज्ञान पर आधारित है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान वाला सवाल आपका टिप्स पे सही हुआ है, बल्कि यहां देखिए इससे पहले वाला सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना की विशेषता नहीं है? पहली बात है, इकाई योजना में विभिन्न पाठों की विषय वस्तु की समग्र इकाई योजना में विभिन्न पाठों की विषय वस्तु को समग्रता की दृष्टि से व्यवस्थित किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, इकाई योजना में अंश से संपूर्ण के सिद्धांत का पालन किया जाता है। नो, पूर्ण से अंश की बात की जाती है। तीसरा, इकाई योजना में संश्लेषण से विश्लेषण के सिद्धांत का पालन किया जाता है। बिल्कुल। और चौथा, इकाई योजना में उद्देश्यों को समग्रता की दृष्टि से तैयार किया जाता है। यानी समग्रता जहां है वहां गेस्टाल्टवाद है। इसलिए इकाई योजना किसकी देन हो गई? गेस्टाल्टवाद की। हमने यूजेज में यह भी लिखाया है कि पूर्ण से अंश और मूर्त से अमूर्त टीचिंग मैक्सिम्स को गेस्टाल्टवाद ओरिजिन है, उसका उसका ओरिजिन गेस्टाल्टवाद है। लेकिन पूर्ण से अंश है, होल टू पार्ट है, ने की पार्ट टू होल, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत हो गया और इसमें नहीं पूछा है, गलत पूछा है, लिहाजा इसका आंसर दूसरा। ये जिसका सही हुआ है वो मेरा स्टूडेंट है। और अगला प्रश्न मैं आपको बता ही चुका हूं कि यूनिट प्लान किस पे बेस्ड है? जवाब है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पे। याद रखना, अगले पेपर में यूनिट प्लान के स्थान पे लेसन प्लान आ जाए तो भी गेस्टाल्टवाद आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये बहुत कॉमन सा स्टेटमेंट है जो शायद आपने बहुत बार पढ़ा होगा। किसने बोला कि पाठ्यक्रम कलाकार या अध्यापक के हाथ में ऐसा साधन है जिससे कि वह पदार्थ रूपी शिक्षार्थी को अपने आदर्श के अनुसार अपने स्टूडियो स्कूल में ढालता है? ये बोला था कनिंघम ने। तो कनिंघम मेरे ख्याल से हर कोई करके आया होगा। नेक्स्ट, एनसीएफ पे एक सवाल है अगला। एनसीएफ 2005 से संबंधित सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए तैयार किए जाने वाले आधार पत्र के राष्ट्रीय फोकस समूह, नेशनल फोकस ग्रुप, 21 फोकस समूह बनाए गए थे ना, के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल थे। कौन थे? प्रोफेसर आपको याद है प्रोफेसर कृष्ण कुमार उस समय एनसीईआरटी के डायरेक्टर थे। प्रोफेसर यशपाल एनसीएफ 2005 की स्टीयरिंग कमेटी के भी चेयरपर्सन है और एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष भी प्रोफेसर यशपाल हैं। आपको पता है एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष कौन है?
आप बोलेंगे वो देख, मेरे को कमेंट करके बताएंगे आप, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए साहब नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, ये सब में कॉमन है ना, आपके चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ये नॉट ओनली एसएसटी बल्कि सबके लिए है। निम्नलिखित में कौन सी निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है? इसका मतलब ये सारी विशेषताएं वस्तुनिष्ठ परीक्षण की होंगी, निबंधात्मक की नहीं है, मतलब जो आंसर होगा, ठीक है ना। तो पहली विशेषता है विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति कौशल को जानने के लिए उपयोगी। बिल्कुल, निबंधात्मक में अभिव्यक्ति कौशल जाना जाता है, एक्सप्रेशन स्किल का पता लगता है, क्योंकि वो कुछ भी लिख सकता है, लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। वस्तुनिष्ठ में ये नहीं होता, तो निबंधात्मक परीक्षण के लिए ये है। विद्यार्थियों के रचनात्मक विचारों को जानना निबंधात्मक में होता है, वस्तुनिष्ठ में नहीं होता। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता नहीं होती, इसका मतलब ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। भाषा शैली लेखन में उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है निष्पत्ति परीक्षण। निष्पत्ति परीक्षण हेतु नील पत्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नीचे दिए जा रहे हैं। उद्देश्यों का अंक भार, विषय वस्तु का अंक भार, प्रश्नों के प्रकार का अंक भार, कठिनाई स्तर का अंक भार, और इनमें सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ब्लू प्रिंट पता है ना आपको, ब्लू प्रिंट आपने देखा होगा, उसकी फोटो भी देखी होगी। ब्लू प्रिंट में हम न केवल ध्यान रखना, स्पेशली जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, यानी ब्लू प्रिंट क्या होता है, एक पेपर जब बनाते हैं ना, तो पेपर बनाने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं कि कैसे पेपर बनाएंगे। तो उसमें न केवल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, है ना, कि ज्ञान, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इनके बारे में हम इनको कितना वेटेज देंगे, तो उद्देश्यों का प्रभार निश्चित रूप से दिया जाता है, ठीक है। उद्देश्यों का प्रभार ब्लूप्रिंट में रखा जाता है, ध्यान रखना, निश्चित रूप से। ओके, इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि आप कितने नंबर, जैसे 50 नंबर का पेपर बना रहे हैं, तो आप उसमें नॉलेज से संबंधित कितने प्रश्न देंगे, कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग या अवबोध से संबंधित कितने 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 मार्क्स रखेंगे, और एप्लीकेशन कौशल से संबंधित कितने मार्क्स रखेंगे, ऐसा रहता है ना, उसको बोलते हैं उद्देश्यों का अंक प्रभार। और फिर आप ये भी देखते हैं उसमें, ये भी हम रखते हैं कि साहब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कितने प्रश्न होंगे, ऐसे टाइप कितने नंबर के प्रश्न होंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप कितने नंबर के प्रश्न होंगे, ठीक है ना। तो प्रश्नों के प्रकार का अंक भार भी रहता है, ठीक है। विषय वस्तु का अंक भार भी रहता है, ध्यान रखना, और कठिनाई के स्तर का अंक भार भी रहता है। लेकिन कठिनाई के स्तर का अंक भार और विषय वस्तु के का अंक भार उसमें इम्प्लाइड रहता है जनरली, लेकिन ये दो बहुत जरूरी हैं, ए और से। अब आप देखिए ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस देखिए आप, और मेरे ख्याल से बहुत कम लोग इसको करके आए होंगे। ए इसमें तो है ही नहीं, ए इसमें भी नहीं है, ए और बे इसमें है, और ए बे से इसमें है, इसमें से नहीं है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन राइट होगा जिसमें ए बे से दे चारों चीजें होंगी। तो ब्लूप्रिंट वाले में ऑप्शन नंबर 3 ए बे से दे राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला है विद्यालय में छात्रों के व्यवहारगत, देखो मेरे पुराने स्टूडेंट्स एग्जैक्ट यही वाली पंक्तियां मैंने लिखवाई हैं। व्यवहारगत परिवर्तनों के बारे में एविडेंस को कलेक्ट करना है, साक्ष्यों का संकलन और उसके बारे में निर्णय करना, ऐसा बोला है हमने। तो व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों के संकलन, यानी साक्ष्यों के संकलन कौन से होते हैं, छात्र छात्र ने परीक्षा में कितने नंबर प्राप्त किए, मार्कशीट उसका एविडेंस है। छात्र ने कौन से मोमेंटो जीते हैं, कौन सी ट्रॉफियां जीती हैं, चल वैजयंती कौन सी जीती है, कौन से डिबेट में सर्टिफिकेट लेके आया है, वो उसके साक्ष्य हैं। तो ये सारा खेल होता है, इन सब का कलेक्शन होता है, और ये कलेक्शन होता है मूल्यांकन में। इसमें होता है मूल्यांकन में, मूल्यांकन निर्णय है, ये भी ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है? यहाँ पे देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन इजी रहता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण सरल रहता है, तभी तो आप 20 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। और ये जो सेकंड ग्रेड का पैटर्न है जिसको हम सोल्व कर रहे हैं, ये इसका प्रशासन सरल था ना। अंकन में वस्तुनिष्ठता, बिल्कुल वस्तुनिष्ठ परीक्षण में वस्तुनिष्ठता तो होगी। भाषा का कम से कम उपयोग, बिल्कुल है। उत्तर के चयन में अनुमान लगा सकते हैं, ये एक थोड़ी सी कमी है, क्योंकि आप में वो कहते हैं तुक्का लगाना, हालांकि हमारे स्टाइल से आप तुक्का लगा के आए हैं, तो फिर आप ऐसे नहीं हो, पर आप उसके बिना भी ऐसे तुक्का लगाते हो, तो फिर ये एक कमी मानी जाती है। तो उत्तर के चयन में अनुमान संभव, ये इसका दोष है, लिमिट है, कमी है। बाकी बहुत से लोगों पे हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण लागू कर सकते हैं, जो जैसा कि किया है अभी 20 लाख लोगों पे, है ना। इसमें ऑब्जेक्टिविटी भी रहती है, भाषा कम से कम होती है। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट, एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक कक्षा कक्ष में महान चित्रकारों, मूर्तिकारों, संगीतकारों,
आदि के जीवन के बारे में पढ़ाते हैं। ओके। व्याख्या के दौरान विद्यार्थियों में सौंदर्य भाव का विकास होता है, बहुत अच्छी बात है। ये किन दो विषयों के मध्य संबंध दर्शाता है? तो निश्चित रूप से सामाजिक विज्ञान तो है ही, दूसरा हमको ढूंढना है गणित नहीं, ललित हैंडी फाइन आर्ट, बिल्कुल फाइन आर्ट है, भूगोल नहीं, विज्ञान नहीं, तो दूसरा सही हो जाएगा। कितना आसान है, कितना आसान है एक शिक्षक की परीक्षा को पास करना, दूसरा। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे से संबंध क्या कहलाता है? कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ सोशल साइंस, इसको क्या बोलते हैं? मल्टीलेटरल कोरिलेशन। यूनिलेटरल तो वैसे नहीं होता, यूनिलेटरल कभी नहीं होता, ठीक है। कर्विलिनियर और कोलेटरल नहीं, मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल कोरिलेशन इसका आंसर होगा। बहुपक्षीय से संबंध होगा, क्योंकि बहुत सी शाखाओं के बीच में आपस में रिलेशन होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टीलेटरल कोरिलेशन या बहुपक्षीय से संबंध। नेक्स्ट, एक स्टेटमेंट है, किसने कहा कि सामाजिक विज्ञान मानव तथा उसके सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित है? बिल्कुल, इसमें मानवीय संबंधों की बात होती है। तो मेरे एसएसटी के पुराने बच्चे जानते होंगे, उत्कर्ष की भी मेरी एक क्लास है, मेरे को अभी भी याद है। इन दिनों में मेथड्स आपको पढ़ा नहीं पाया, मेरा बहुत मन था, पर मैं क्या बोलूँ। चलिए, तो मुफात, बाइनिंग एंड बाइनिंग, माइकेलिस, याद है आपको? सारी बातें हमने आपको बताई थी। इसमें मैं ह्यूमन रिलेशनशिप की बात है तो वेस्ले के साथ जाऊंगा। वेस्ले, वेस्ले ने बोला है मानव संबंध, ठीक है। मुफात ने तो बोला है जीने की एक कला है। बाइनिंग एंड बाइनिंग बोलते हैं टीचिंग के बारे में, मतलब सामाजिक अध्ययन, शिक्षण के बारे में बोलते हैं। माइकेलिस भी लगभग ऐसी बात करते हैं। वेस्ले के साथ बहुत से दूसरे लोगों ने भी मानवीय संबंधों की बात करी है, पर मैं वेस्ले के साथ जाऊंगा। ओके। नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया, ब्लूम की पेडागोजी। कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अवबोध, अवबोध अंडरस्टैंडिंग, पहला है नॉलेज, आपको याद है हमने कितनी बार आपको बताया कि नॉलेज में रिकॉल होगा, रिकॉग्नाइज होगा, परिभाषा देना होगा, प्रत्यास्मरण करना होगा, बनाना होगा, लिखना होगा, याद करना होगा, ये रिकॉल है। 2 नंबर पे अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंशन और अवबोध में हमने आपको अक्सर ये बताया है कि व्याख्या करना, तुलना करना, उदाहरण देना, तो ये अंतर करना है ना। तो मेरे को एग्जाम्पल भी याद है, मैंने आपको ये बताया कि राज्यसभा के 2 सदन हैं, दोनों में तुलना कर सकेंगे बच्चे। ये कंपेयर करना, डिफ्रेंशिएट करना, अंतर करना अवबोध होता है। हमको समझ में आएगा तभी हम अंतर कर पाएंगे। पहचान करना, प्रत्यास्मरण करना, घटकों का निर्धारण, ये तीनों के तीनों नॉलेज में आ जाएंगे। अंतर करना अंडरस्टैंडिंग में, अवबोध में आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है, यानी फील्ड ट्रिप की एक कमी क्या है? सामाजिक विज्ञान के कुछ चयनित विषयों के लिए उपयोगी, यानी हर विषय हम नहीं पढ़ा सकते, इससे बिल्कुल ये बात सही है। सौंदर्यानुभूति, एस्थेटिक सीन, एस्थेटिक सेंस दरअसल अच्छी बात है, पर ये कमी नहीं हो सकती। रुचि और रोचकता, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, ये भी अच्छी बात है। प्रत्यक्ष अनुभव तो बहुत अच्छी बात है, यानी ये फ़ायदा है, लाभ है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, सामाजिकता भी अच्छी बात है, लेकिन ये एक कमी है, लिहाजा इसका आंसर हम करेंगे फर्स्ट ऑप्शन। यानी फील्ड ट्रिप में एक कमी है कि फील्ड ट्रिप में आप सारा सिलेबस कवर नहीं कर सकते। कुछ ऐसे सिलेबस हैं जो फील्ड ट्रिप पॉसिबल नहीं है, जैसे चंद्र ग्रहण है, चांद की बात है, सूरज की बात है, तो क्या हम वहाँ पे फील्ड ट्रिप पे ले जा सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट, ओहो, प्रायोजना मेरा फेवरेट है। आपको हमने बताया था कल कि समस्या समाधान के 5 चरण होते हैं और प्रायोजना के 6 चरण होते हैं। प्रायोजना कितने हैं? 6। इसमें 5 ही दिए हैं, आप बोलेंगे सर 5 ही दिए हैं, तो कोई बात नहीं, पर होते हैं 6। कितने? 6 चरण, याद रखना। प्रायोजना के 6 चरण। सबसे पहला चरण है प्रोवाइडिंग द सिचुएशन, यानी परिस्थिति उत्पन्न करना। 2 नंबर पे है चूजिंग द प्रोजेक्ट, यानी प्रायोजना का या योजना का चुनाव करना। तीसरा स्टेप है प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी प्रायोजना की या योजना की प्लानिंग करना, प्लान करना है, ये एग्जीक्यूट करना नहीं है। 1 नंबर पे परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रोवाइडिंग सिचुएशन है। 2 नंबर पे प्रोजेक्ट का चुनाव करना है, योजना का चुनाव करना है। 3 नंबर पे प्लानिंग है, योजना बनाना है। 4 नंबर पे उसका एग्जीक्यूशन है, क्रियान्वयन है। 5 नंबर पे उसका इवेल्युएशन है, और 6 नंबर पे उसका रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, तो 6 हो गए। पहला परिस्थिति उत्पन्न करना, याद रखना। 2 नंबर पे योजना का चुनाव करना। 3 नंबर पे योजना बनाना। फिर 4, 5, 6 आराम से याद रहेंगे। 4 क्रियान्वयन, 5 मूल्यांकन, 6 आलेखन, 4 एग्जीक्यूशन, 5 इवेल्यूशन, 6 रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हमने आपको बताया था प्रोवाइडिंग द सिचुएशन, तो प्रोवाइडिंग द सिचुएशन कहाँ पे है? ये रहा, ये सी वाला 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है,
2 नंबर पे क्या था, चूजिंग द प्रोजेक्ट, चूजिंग द प्रोजेक्ट 2 नंबर हो जाएगा। बोलिए हुआ कि नहीं 2 नंबर। 3 नंबर वाला क्या था, 3 नंबर वाला था प्लानिंग, तो प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ये 3 नंबर हो गया, ठीक है। 4 नंबर क्या था, एग्जीक्यूशन, इसमें एग्जीक्यूशन दे रखा है ई, ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर इवेल्युएशन, इसमें इवेल्युएशन नहीं है बल्कि जजिंग है, ये 5 नंबर हो गया, ठीक है। और 6 नंबर रिपोर्टिंग, इसमें दिया ही नहीं है, रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग एक ही बात होती है। तो इस तरह से 1 नंबर होगा सी, तो सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद हुआ 2 नंबर बी, 3 नंबर ए, तो सी बी ए आ गया। और फिर एग्जीक्यूटिंग पहले होगा कि जजिंग, यानी क्रियान्वयन पहले होगा कि मूल्यांकन, क्रियान्वयन पहले होगा, तो सी बी ए ई डी, सी बी ए ई डी, देखिए कहाँ पे है, सी बी ए ई डी, यस मिला आपको, मजा आया ना। ये प्रायोजना के, इसमें 5 ही चरण हैं पर 6 चरण हैं, 6 चरण याद रखने हैं, समस्या समाधान के 5 चरण हैं, ओके। नेक्स्ट, वैसे भी बहुत से बच्चे है ना, पता नहीं क्यों कहाँ पढ़े हैं वो, जजिंग का पता नहीं था उनको कि जजिंग इवेल्युएशन को ही बोलते हैं क्या, लेकिन आप हमारे बच्चे हैं तो आप तो शब्दों से खेलना जानते ही होंगे, सीख भी गए होंगे, ओके। नेक्स्ट है एक और विधि है जो बहुत प्रसिद्ध है, सोशल रेसिटेशन मेथड, जिसमें आपस में डिस्कशन होता है, पैनल चर्चा से लेके, वर्कशॉप से लेके, सिंपोजियम से लेके, ग्रुप डिस्कशन से लेके, ये सारी विधियां हैं। ये सारी सारी की सारी छोटी छोटी विधियां मिला के एक प्रविधि बनती है, विधि बनती है, एक मेथड बनता है सामाजिक अध्ययन विधि में, सामाजिक विज्ञान विषय में, उसका नाम है सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। आपको मैं बता दूं, रेसिटेशन आपके मॉरिसन की पाठ योजना का अंतिम चरण भी है, जिसमें बच्चे अपने शब्दों में वर्णन करेंगे जो सीखा है पढ़ा है उसका, उसमें एसिमिलेशन भी आएगा मॉरिसन वाले में, ठीक है। मैं बताऊंगा शायद इसके बाद में टाइम मिला तो। चलिए, तो कौन सा सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के सोपानों का सही क्रम है, तो बहुत सिंपल है, देखना, योजना बनाना, योजना बनाना, योजना बनाना सबसे पहले, क्रियान्वयन पहले वैसे नहीं आएगा, तो बहुत आराम से कर सकते हैं आप, क्रियान्वयन पहले नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, तो ये तो चौथा वैसे नहीं होगा, चौथा वैसे नहीं होगा, ठीक है। योजना बनाना सबसे पहले आएगा, ओके। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रिपोर्ट हमेशा रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग लास्ट में होती है, अगर मूल्यांकन के साथ इसको दे दिया तो, नहीं तो फिर लास्ट में मूल्यांकन आता है, तो यहाँ मूल्यांकन और रिपोर्ट, रिपोर्ट पहले नहीं बनती, रिपोर्ट तो मूल्यांकन के बाद बनती है, लिहाजा ये भी गलत हो गया। और इसमें क्रियान्वयन के बाद रिपोर्ट बनाया फिर मूल्यांकन हुआ, ये भी गलत हो गया। तो सबसे पहले योजना बनाना, फिर क्रियान्वयन, फिर मूल्यांकन, फिर रिपोर्ट बनाना, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। योजना बनाना, फिर क्रियान्वयन, यानी इसमें क्या है, प्लानिंग, कंडक्टिंग, इवेल्युएटिंग, 3 चीज़ें मेन है, और फिर रिपोर्टिंग चौथी। तो योजना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, रिपोर्ट बनाना, पहला ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, बस, ओके प्यारे बच्चों, तो इसको जरूर देखना और सबको बताना, और आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत कुछ हम लेके आएंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर तो कर दें। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, शबा खैर।